हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर होता है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा के दर्शन या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम आज आदर्शवाद को पढ़ेंगे। तो आदर्शवाद, इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें जो है शिक्षा के कई दर्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन और इस्लामिक परंपराएं क्या हैं शिक्षा को लेके, ये सारा कुछ पढ़ना है। लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो रहेगा आदर्शवाद पे, यानी हम आदर्शवाद को ही इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज़ कि आपको याद रखना है, जितने भी शिक्षा के दर्शन पढ़ने हैं आपको, मेनली आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद, इसमें आपको 6-7 बातों का ध्यान रखना है जो आपको सभी वाद में पढ़ना है, सभी टॉपिक्स में पढ़ना है, चाहे आप शिक्षा का कोई भी दर्शन पढ़ रहे हो, कि उस समय या उस काल में या उस विचारधारा में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, शिक्षक की पोजीशन कैसी है, शिक्षक की स्थिति कैसी है, शिक्षार्थी की स्थिति कैसी है, यानी जो विद्यार्थी होता है उसकी भूमिका क्या है, क्या उसका स्थान है शिक्षा में, और अनुशासन कैसा है, कड़ा है या सौम्य है, और विद्यालय क्या है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो शिक्षा का जो आदर्शवादी दर्शन है उसमें शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य है। शिक्षा के आदर्शवादी दर्शन में शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य है ये हम देखें। तो आध्यात्मिकता का विकास, आदर्शवाद का मतलब ये होता है कि अच्छा कि क्या सबसे अच्छा क्या हो सकता है। आदर्श आपने सुना है ना, आदर्श नारी, सुशीला, या जो भी। आदर्श का मतलब होता है कि इसमें सब अच्छी अच्छी बातें कही जाएंगी। तो इसमें आध्यात्मिकता के विकास की बात की गई है और बौद्धिक और नैतिक विकास की बात की जाएगी कि कैसे बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक आचरण का भी विकास हो। सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण की बात की जाएगी कि जो भी हमारी वर्तमान संस्कृति है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हस्तांतरण किया जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य था। और एक आदर्श नागरिक का निर्माण, एक ऐसा नागरिक जो हर प्रकार से क्या हो, अच्छा हो, आदर्श हो राष्ट्र के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, यानी जो सबसे सुंदर हो, जो सत्य हो, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो, उसकी प्राप्ति का उद्देश्य होता है आदर्शवाद में शिक्षा का। और ये राज्य को ही एक सर्वोच्च सत्ता मान करके चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें पाठ्यक्रम क्या होता है। अगर आदर्शवादी देखें, आदर्शवादी दृष्टिकोण से, तो इसमें जो पाठ्यक्रम होता है उसको 3 भागों में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। एक है बौद्धिक, फिर है कलात्मक और आध्यात्मिक। बौद्धिक में भी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे भाषा, साहित्य, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान वगैरह। और कलात्मक में कला से संबंधित कला, जैसे संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, कविताएं, ये सारी चीज़ें कलात्मक में आ जाएंगी। वहीं आध्यात्मिकता की बात करें तो इसमें धर्म, अध्यात्म और नीति शास्त्र की बातें आ जाएंगी। तो ये पाठ्यक्रम होता है आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में। वही हम बात करें कि इसमें शिक्षण विधियाँ क्या होंगी, तो शिक्षण विधियाँ यहाँ 5-6 हैं, आप कोई भी 2-3 याद रख सकते हैं। तो इसमें प्रश्नोत्तर शिक्षा विधि को जो है महत्व दिया जाता है। संवाद विधि को भी, संवाद विधि प्लेटो का है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात का है। आगमन निगमन विधि ये जो अरस्तु का है। तर्क विधि हेगल का है। निर्देशन विधि हर्बर्ट का, और खेल विधि फ्रोबेल का है। तो ये सारी शिक्षण विधियाँ जो है आदर्शवाद में इनको महत्व दिया जाता है और इनको अपनाने पर बल दिया जाता है। आगे देखिए कि आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। तो आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सर्वोच्च स्थान रहता है शिक्षक का। शिक्षक को मुख्य भूमिका जो है दी जाती है। और शिक्षक को 2 लाइन में हम व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, वही महेश है, और ये परम ब्रह्म भी यही है। तो ऐसे गुरु को नमन करते हैं, यानी गुरु को भगवान के समान या कह सकते हैं उनसे भी ऊंचा दर्जा दिया गया है आदर्शवाद में। आगे देखते हैं कि इसमें अब शिक्षार्थी की भूमिका कैसी है। तो शिक्षार्थी की भूमिका कैसी है, गौड़ है, मुख्य स्थान किसको है, शिक्षक को है, और शिक्षार्थी के स्थान क्या है, शिक्षक से नीचे है, गौड़ है। शिक्षा हमेशा शिक्षक केंद्रित रहेगी, शिक्षक को जैसा उचित लगेगा, सही लगेगा, वो उस हिसाब से बालक को शिक्षा दे सकते हैं। वहीं बात करें अनुशासन की, तो इसमें अनुशासन जो है प्रभावशाली होता है, और आदर्शवाद में एक प्रभावशाली अनुशासन का समर्थन किया जाता है। विद्यालय की बात करें तो आदर्शवाद में गुरुकुल प्रणाली को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और ये मानते हैं कि विद्यालय जो है बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो गुरुकुल प्रणाली के समर्थक हैं। तो इस प्रकार हमने आदर्शवाद में 6-7 पॉइंट देख लिए जो आपको सब में देखना है, चाहे यथार्थवाद हो, चाहे प्रयोजनवाद हो, चाहे प्रकृतिवाद हो, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षण की विधियाँ क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक की क्या स्थिति है, शिक्षार्थी की क्या भूमिका है, अनुशासन कैसा है, और विद्यालय का स्वरूप क्या है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।